नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारे इंडिया जीके की जो 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का ये 9वां वीडियो है। इस वीडियो में भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए, हमने अब तक 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं और इस वीडियो के बाद 225 प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं इंडिया जीके के, वो क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, हर एक प्रश्न को हम पूरी डिटेल से देख रहे हैं ताकि उस प्रश्न से संबंधित जितने भी आपके डाउट हो वो सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। तो देखिए, आप सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए। पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख लीजिए। देखिए, सभी एग्जाम जैसे वन रक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस और विशेष तौर पर पीटीटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये सभी, तो आपको ये ज़रूर देखने चाहिए। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, भारत में गरम दलीय आंदोलन के पिता कहा जाता है अपने बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। और देखिए, जो लाल पाल बाल हैं, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, पाल पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, और बाल ये अपने बाल गंगाधर तिलक, ये अपने गरम दल के नेता हैं और गरम दलीय आंदोलन के पिता अपने बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साफिनत उल औलिया के लेखक कौन है? तो देखिए, साफिनत उल औलिया के लेखक कौन है? दारा शिकोह, ऑप्शन सी, दारा शिकोह अपने साफिनत उल औलिया के लेखक हैं। और देखिए, इसमें विभिन्न सिलसिलों और संतों का वर्णन है इस साफिनत उल औलिया में, तो आप ध्यान रखिए दारा शिकोह इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोग्लिसरीन जो एक विस्फोटक द्रव्य है को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये अपने जीएस यानी कि जनरल साइंस का प्रश्न है। नाइट्रोग्लिसरीन जो एक विस्फोटक द्रव्य है, इसको क्या कहते हैं? नोबेल का तेल कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर, नोबेल का तेल कहते हैं इसको। और देखिए, डायनामाइट के निर्माण में ये काम आता है नोबेल का तेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो देखिए, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है भारत में। लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, टका कहाँ की मुद्रा है? देखिए, मुद्रा से संबंधित भी पीटीटी में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टका कहाँ की मुद्रा है? ये अपने बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। तो आप ध्यान रखिए, जिस प्रकार भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो देखिए, सलीम चिश्ती रहते थे अपने फतेहपुर सीकरी में। आगरा के निकट जो फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पर रहते थे सूफी संत सलीम चिश्ती। और देखिए, अकबर को आशीर्वाद दिया था सलीम चिश्ती ने, और इनको अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम इन्हीं के नाम पर रखा था। तो आप ध्यान रखिए, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए, 3 सेवाएं ऐसी हैं जिनको अखिल भारतीय सेवा में माना जाता है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये तीनों सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। लेकिन देखिए, भारतीय विदेश सेवा ये अपने अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो देखिए, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन भी कौन सा? 1929 का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। 1929 के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, तो अपने ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो देखिए, गांधी जी के अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन अपने फर्स्ट सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न ये भी जनरल साइंस का है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो देखिए, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये प्रयोग किया जाता है अपने सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो देखिए सिकंदर अपने मेसिडोनिया का शासक था, मेसिडोनिया का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। ये अपने मेसिडोनिया का शासक था सिकंदर। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, एम आर जयशंकर, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने अपने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए बी आर अम्बेडकर के साथ एक और नेता थे तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो अपने बी आर अम्बेडकर हो गया और एक आ जाए तेज बहादुर सप्रू, तो ये भी सही है। और देखिए महात्मा गांधी जी का भी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप ध्यान रखिए गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन और बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। और देखिए दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और 78 लोगों ने इनके साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। 24 दिन की ये यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाकर जो अंग्रेजों का कानून था उसका उल्लंघन किया था, तो ये सविनय मतलब विनय के साथ उनके कानूनों की अवज्ञा करना, ये सविनय अवज्ञा हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या कोसी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नागार्जुन बांध अपने कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन बी कृष्णा नदी। और देखिए कहाँ पर है ये अपने? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो देखिए कोहिनूर हीरा को अपने लूटा था नादिर शाह ने, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। नादिर शाह ने लूटा था अपने कोहिनूर हीरा को। और देखिए अपने ये फारसी शासक था, फारसी आक्रमणकारी था नादिर शाह, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये आर्यभट्ट था। और इसको छोड़ा कब गया था अंतरिक्ष में? ये छोड़ा गया था अपने 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, जो भारत का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा प्रश्न है, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, पंजाब या लाहौर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुरु नानक का जन्म हुआ था अपने तलवंडी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1459 में। सिखों के ये प्रथम गुरु हैं। और वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका हुआ है जन्म, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है तलवंडी। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता अपने सिखों के दूसरे गुरु जो हैं गुरु अंगद, इनको माना जाता है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में ही लिखी गई है, जिसका जन्मदाता गुरु अंगद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो देखिए सामवेद का उपवेद अगर पूछा जाए तो ये अपने गंधर्व वेद है, सामवेद का उपवेद, तो आप जान रखें ऑप्शन थर्ड गंधर्व वेद। और देखिए ये धनुर्वेद, ये किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। आयुर्वेद ये अपने ऋग्वेद का उपवेद है। और शिल्प वेद अपने अर्थवेद का उपवेद है। लेकिन यहाँ पर पूछा है अपने सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सूर्य के ताप को मापने के लिए अपने पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है?
हैदराबाद, कोचिन, देहरादून या वेलिंगटन? तो देखिए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज अपने वेलिंगटन में स्थित है। और देखिए अगर पूछा जाए वेलिंगटन कहाँ है तो ये अपने तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में वेलिंगटन, जहाँ पर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है। अगला है राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए राष्ट्रकूट की प्रथम राजधानी ये मान्यखेड़ थी, ऑप्शन बी मान्यखेड़। अगला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा अगर पूछ ले कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं तो अपने 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अपने एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, एक अपने उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ और इसके अलावा अपने आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर अपने भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हैं, तो अपने ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। और देखिए एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में? आप सभी को एक कमेंट करके बताना है। अगले पार्ट में हम इसका आंसर देखेंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी को एक कमेंट करना है भी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो देखिए नेफा किस राज्य का प्राचीन नाम है? ये अपने है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। और देखिए पहले अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो अपने उससे पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हमारे पार्ट 9 भी पूरा हो गया और 225 प्रश्न एकदम कंप्लीट हो गए। हर रोज़ हम 5 बजे, शाम को 5 बजते ही आपके वीडियो अपलोड हो जाता है 5 PM पर, तो आप हर रोज़ ध्यान रखें 5 PM पर आप नोटिफिकेशन चेक किया करें। हर रोज़ 5 बजे, जब तक 1000 प्रश्न पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक फिक्स 5 बजे आपको ये वीडियो अपलोड मिल जाएगा 5 बजे, तो आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।